किया है, लेकिन मैं जानता हूं भारत की परंपरा और शिष्टाचार का तकाजा है स्वागत और अभिनंदन अथवा सलाम द्वारा कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का बहनों भाइयों, चुनाव की घोषणा होने के बाद हरियाणा में मेरा यह पहला कार्यक्रम है। देश के अधिकांश राज्यों में कार्यक्रम कर चुका हूं, लेकिन हरियाणा का यह पहला कार्यक्रम है। और आज इस कार्यक्रम में आपके हरियाणा के मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं सबसे पहले अपनी तरफ से भी उनको हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और आप सभी से मैं चाहूंगा कि एक ऐसे नौजवान मुख्यमंत्री का तालियां बजाकर स्वागत किया जाना चाहिए, उन्हें शुभकामनाएं दी जानी चाहिए। आपके शुभकामनाओं की जरूरत है, इसलिए आपके शुभकामनाओं की जरूरत इसलिए केवल हौसला अफजाई नहीं, आशीर्वाद में बहुत बड़ी ताकत होती है मेरे रहने। मैं चाहता हूं कि हरियाणा को नई ऊंचाइयों पर ले जाने निश्चित रूप से नायब सिंह सैनी कामयाब होंगे, ऐसा मेरा पक्का है। मनोहर लाल जी खट्टर ने भी मुख्यमंत्री के रूप में जो जिम्मेदारी संभाली, आपको चाहे जो भी लगता हो। बहनों भाइयों, मैं स्वयं मुख्यमंत्री रह चुका हूं, बहुत सारे मुख्यमंत्रियों को मैंने देखा है, लेकिन मैं मनोहर लाल जी खट्टर के बारे में मैं कहना चाहता हूं, एक संत की तरह उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन। और ऐसे लोगों को हरियाणा की धरती पर देखकर मुझे स्वाभाविक रूप से बेहद पसंद हो। आज यदि मैं आप सबके बीच आया हूं तो श्री अरविंद शर्मा के लिए आया। अरविंद शर्मा का मुझे परिचय आप सबसे कराने की कोई जरूरत नहीं है, आप सभी अच्छी तरह जानते हैं। इतना मैं कह सकता हूं, लोकसभा में संसदीय दल का उपनेता हूं, प्रायः लोकसभा में मैं रहता हूं। हमारा कौन सा सांसद क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, कैसे अपने क्षेत्र की समस्याओं को संसद में वो आवाज दे रहा है, इन सब सारी चीजों को मैं बहुत गौर से सुनता हूं। मैं अरविंद शर्मा जी के बारे में मैं कह सकता हूं, बहनों भाइयों, अपने क्षेत्र की और इस हरियाणा राज्य की समस्याओं को प्रभावी तरीके से संसद में उठाने का काम यदि कोई करता है तो आपके नाम पर श्री अरविंद शर्मा। और जहां तक लोकसभा चुनाव का प्रश्न है, लोकसभा चुनाव में गुजरात के सूरत से भारतीय जनता पार्टी के पीआई का श्री गणेश भाई हो चुका है। समाचार पत्रों से आपको जानकारी प्राप्त होगी, सूरत संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में गुजरात में हमारा भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुआ है। निर्विरोध निर्वाचित, कांग्रेस के लोगों ने उनके निर्विरोध निर्वाचित होने के बाद यह तो लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। बराबर कांग्रेस ने देश की जनता की आंखों में फूल झोंककर समर्थन हासिल करने की कोशिश की। मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आपको नहीं मालूम, आजाद भारत देश के पहले 28 बार निर्विरोध प्रत्याशी, निर्विरोध सांसद बने, और एक बार यदि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी निर्विरोध यदि निर्वाचित होगा, लोकतंत्र खतरे में हो गया। और 20 बार निर्विरोध सांसद यदि किसी एक दल के जीते हैं तो कांग्रेस के जीते। उस समय लोकतंत्र संकट में नहीं था, और आज आपका लोकतंत्र संकट में पड़ गया। और बहनों भाइयों, देखिए इधर अमेठी और रायबरेली लेकिन कांग्रेस पार्टी जल्दी हिम्मत नहीं कर पा रही है अपने प्रत्याशियों की घोषणा करने से। बराबर राहुल जी अमेठी से चुनाव लड़ा करते थे, हम गए वहां से हारने के बाद चले गए केरल के वायनाड में। अब उनसे कहा जा रहा था अमेठी से लड़ जाओ, लोग चाहते थे उनकी पार्टी के अमेठी से लड़े, लेकिन अमेठी से लड़ने की हिम्मत उन्होंने नहीं जुटा पाई है।
अमेठी का रण उन्होंने छोड़ दिया है मेरे बहनों भाइयों। और मैं कहना चाहता हूं कहीं ऐसा न हो कि राहुल जी का नाम रण छोड़ देने के कारण आगे जाकर मुझे और रख दे लोग, मुझे इस बात की चिंता हो। अब वो रण छोड़ने वालों को क्या कहा जाता है मुझसे बेहतर आप जानते हैं, मैं वो नाम नहीं दे रहा था। ऐसे लोग देश का नेतृत्व करना चाहते हैं। भाइयों, देश का नेतृत्व करने के लिए 56 इंच का सीना होना चाहिए, मजबूत कलेजा होना चाहिए। भाइयों, वही चुनाव लड़ सकता है। और मैं प्रेस के दोस्तों से भी कहना चाहता हूं, मेरी कोई भी बात बोलते समय गलत हो, आप अपने अखबार के पन्नों पर ले जाना। हमारी गलती होगी तो मैं इसे स्वीकार कर लूंगा। और यह बात मैं इसलिए कहता हूं, जिंदगी में हमने राजनीति की है तो जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं की है, जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति। भाइयों, आज मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। नई ऊंचाइयों को हासिल करने में हमारा भारत यह कामयाब हो रहा है। एक नई सोच के साथ नए भारत का निर्माण होते हुए भारत ही नहीं, सारी दुनिया अपनी आंखों से देख रही है। नई सोच के साथ नए भारत का निर्माण होते हुए सारी दुनिया आज इसे देख। मैं यह नहीं कहना चाहता इसके पहले की किसी सरकार ने कोई काम ही नहीं किया, थोड़ा बहुत सभी ने काम किया है, लेकिन कई बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, विकास की तेजी मोदी जी के शासनकाल में जितनी रही है बहनों भाइयों, इसके पहले आजाद भारत में किसी भी दल की सरकार के शासनकाल में उस प्रकार की विकास की तेजी देखने को नहीं मिली है जैसी कि मोदी जी के नेतृत्व में काम करने वाली सरकार वे हमको वह विकास की तेजी देखने को मिली। आज चले जाइए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, पहले भी हम लोग दुनिया के दूसरे देशों में जाते थे, दुनिया के विभिन्न देशों के सारे प्रतिनिधि इकट्ठा होते, अंतर्राष्ट्रीय मंचों के पहले ही भारत के लोग अपने विचार व्यक्त करते थे। लेकिन बहनों भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले भारत दुनिया के मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जितनी गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए लोग नहीं लेते थे। लेकिन आज यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में। धन दौलत के आकार से मामले, धन दौलत के आकार से मामले बहनों भाइयों, 2004 से हमारा भारत, जब उसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी धन दौलत के आकार के मामले में हमारा यह भारत दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर था। 10 वर्षों तक, उसके बाद 2014 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में यहां सरकार काम कर रही। फिर भी हमारा भारत 11वें नंबर से ऊपर नहीं जाते। अर्थव्यवस्था के आकार, इकोनॉमी की साइज, धन दौलत का आकार, इसके मामले में 10 वर्षों के बाद भी 2014 तक यह भारत दुनिया में 11वें स्थान पर रहा था। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने करिश्माई काम किया मेरे बहनों भाइयों। 7-8 वर्षों के अंदर धन दौलत के आकार के मामले में, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में जो भारत दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर था, वह जंप लेकर मेरे बहनों भाइयों आज 5वें स्थान पर पहुंचे। और मैं नहीं, दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री, बड़े बड़े विद्वान, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के सभी कंधे की चोट पर यह दावा कर रहे हैं कि भारत दुनिया में तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। और ऐसे ही यदि आगे बढ़ता रहा भारत तो 2027 आते आते यदि आज के 2.5-3 साल के बाद भारत दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा। भारत का कमजोर भारत नहीं रहा है। भारत में रह भाइयों कमजोर भारत नहीं रहा है। भारत अब यह दुनिया
दुनिया का एक ताकतवर देश बन गया है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, एक फवाद हुसैन, यह पाकिस्तान के पूर्व मंत्री, उन्होंने संसद में बोलते हुए यह कहा था, पुलवामा में हमारे सुरक्षा के जवानों पर जो आतंकवादियों का आक्रमण हुआ, स्वीकार किया संसद में, इसको पाकिस्तान की सरकार ने कराया। और वही फवाद हुसैन जो कि पाकिस्तान के पूर्व मंत्री और राहुल की तारीफ कर रहे हैं और अपने ट्विटर पर, अपने यश पर राहुल गांधी फायर कहा। कांग्रेस के दोस्तों से पूछना चाहता हूं, आप देश को कहां ले जाना चाहते? पूरी और पुलवामा अटैक के बाद हमारी सेना के जवानों ने क्या किया, आपको बताने की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने साफ संदेश दे दिया, भारत अब यह कमजोर भारत नहीं है, भारत एक दुनिया का ताकतवर देश है। हमारे अंदर वह ताकत है, जरूरत पड़ी हम सीमा के पार भी मार सकते हैं, जरूरत पड़ी तो सीमा के पार भी जाकर मार सकते हैं। यह भारत के पास है। लेकिन आश्चर्य होता है, ऐसे लोग तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में हमारे सुरक्षा के जवानों आतंकवादियों के आक्रमण कर रहे हैं, बड़ी संख्या में हमारे जवान दुनिया में। वो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की यहां तारीफ कर रहे हैं। क्या हो गया है कांग्रेस? मेरे भाइयों, आप पक्का यकीन रखिए, यह चुनाव भी निपट जाएगा ठीक तरीके से, लेकिन इसी चुनाव में कांग्रेस भी ठीक तरीके से निपट जाएगी, इसका पक्का लेता। हमारी सरकार ने क्या क्या काम किया है, बहुत विस्तार में जाकर आपको बताने की जरूरत है, लेकिन कुछ करिश्माई काम जिसकी मैं यहां चर्चा करना चाहूंगा। किसान भाई यहां पर है, मैं भी किसान का बेटा हूं, मैं भी गांव का रहने वाला हूं, किसान परिवार। मेरे भाइयों का आज यूरिया का आपको 286 रुपया बोरी मिल रही है, जाकर अमेरिका में लेते यही यूरिया खाद लोगों को 3000 रुपये प्रति बोरी मिल रही है। पाकिस्तान में चले जाइए, वहां पर लगभग 750 रुपये की यूरिया की बोरी मिल रही है, तो बांग्लादेश में 800 रुपये की मिल रही है। किसी भी सूरत में यूरिया खाद की कीमत न बढ़ने पाए, यह संकल्प किसी ने किया, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। किसानों के हितों को ध्यान रखें। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जहां तक प्रश्न है, ऐसे बहुत सारे किसानों से जुड़े हुए। अब यहां तक किसानों को मदद करने की बात नहीं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत जो काम आज आजाद भारत में कोई प्रधानमंत्री नहीं कर, उस काम को हमारे प्रधानमंत्री। और बहनों भाइयों, आज भारत की जो ताकत बढ़ी है, आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान। आज हमारी हैसियत हो गई है, ये एक घटना की जानकारी आपको देना चाहता हूं। अभी आपको जानकारी होगी, पिछले 2 वर्षों से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। रूस की तरफ से बराबर मिसाइलें चल रही है, बम चल रहे हैं, गोली चल रही है, तोप चल रही है। बड़ी संख्या में लोग यूक्रेन में मारे गए, और यूक्रेन की तरफ से भी रूस के ऊपर बराबर बम, तोप, गोले और मिसाइलें चलाई जा रही है। बड़ी संख्या में लोग मारे गए। जब 2 साल पहले यह रूस और यूक्रेन का युद्ध प्रारंभ हुआ, हमारे बहुत सारे बच्चे, भारत के रहने वाले बच्चे, कोई मेडिकल की शिक्षा ले रहा था, कोई इंजीनियरिंग की शिक्षा ले रहा था, कोई मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा था। भारत में रहने वाले उनके माता पिता बहुत चिंतित हुए। लगातार रूस की तरफ से मिसाइलें और बम चल रहे हैं, क्या होगा हमारे बच्चों का? उनकी जिंदगी को लेकर स्वाभाविक रूप से भारत में रहने वाले जो उनके माँ पिता के उनको चिंता हो। उनका एक प्रतिनिधिमंडल हमारे प्रधानमंत्री से मिला, बताओ मोदी जी, चाहे जो कुछ भी हो, हमारे बच्चों को आप यूक्रेन से बाहर निकालिए, उन्हें भारत में। बहनों भाइयों के इतना कठिन था। हमारे प्रधानमंत्री ने क्षण भर की देर नहीं लगाई, उन्होंने टेलीफोन उठाया, रूस के राष्ट्रपति विक्टर पुतिन से बात की
और यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की। सुन लेना मेरे बहनों भाइयों, 4.5 घंटे के लिए दोनों देशों के बीच का युद्ध रुक गया और 22,000 22,500 बच्चे हमारे यूक्रेन से चलकर सकुशल भारत। यह है भारत का। ये भारत अब ऐसा वैसा भारत नहीं। हिंदू मुसलमान के नाम पर तरह के आरोप कराया जाता है। जो हिंदू मुसलमान के आधार पर देश को बांट करके कांग्रेस से राजनीति, हम जाति पंथ और मजहब के आधार पर राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं। हम इंसाफ और इंसानियत के आधार पर राजनीति करने वाले लोग। ये लोग कहते हैं धर्म के आधार पर आरक्षण होना चाहिए। भारत का संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता। केवल जनता के सामने झूठ बोलने के साथ जनता की आंखों में झूठ छोड़कर उसका समर्थन हासिल करने की कोशिश के द्वारा की जाए। बहनों भाइयों, यह सिलसिला बंद होना चाहिए। जिसके अंदर हिम्मत है जो जनता से आंख में आंख मिलाकर बात कर सकता है, उसे ही राजनीति करनी चाहिए। जनता की आंखों में धूल झोंकने वालों को इस देश में राजनीति करने का कोई मतलब नहीं होता। आपने आतंकवाद की घटनाओं के बारे में भी देखा। पहले आए देश के किसी न किसी कोने में बड़ी आतंकवादी वारदातें हुआ जाती बराबर। यह मुंबई में आतंकवादी घटना हुई। हमारे बहुत सारे पुलिस के जवान बड़ी संख्या में जवान अधिकारी मारे गए। कांग्रेस के उस समय के वहां के गृह मंत्री ने कहा था, अरे भाई आतंकवादी वारदातें तो ऐसी होती ही रहती है, कोई क्या करना था। लेकिन आज देखिए, भारत के बारे में सारी दुनिया में जो धारणा बदली है मेरे भाइयों, शायद कश्मीर में 1-2 महीने में फिर कोई आतंकवाद की घटना हो जाए, नहीं तो कोई मां का लाल हिम्मत नहीं कर पा रहा है कि इसके रोकथाम के लिए राज्य में आतंकवादी। अब इन सब सारे लोगों के हौसले पस्त पड़े हुए हैं। और मुझे तो पता नहीं क्यों लगता है, आप लोगों को क्या लगता है। पहले भाइयों, आप लोग महात्मा गांधी की मुराद पूरी करने जा रहे हैं। महात्मा गांधी को आप लोग मानते हैं कि नहीं मानते हैं? पूज्य बापू को मानते हैं? मैं याद दिलाना चाहता हूं, पूज्य बापू ने क्या कहा था 1947 में आजादी हासिल होने के बाद। उन्होंने कहा था, जिस कांग्रेस झंडे के तले हम लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी और भारत आजाद हो गया है, उस कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए। कांग्रेस के नाम पर राजनीतिक पार्टी नहीं चलानी चाहिए। या भी अपने शहीदों की त्याग को भुलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अपने काम के आधार पर, अपने परफॉर्मेंस के आधार पर नेताओं को वोट हासिल करना चाहिए। लेकिन किसी ने महात्मा गांधी की बात नहीं सुनी आजादी हासिल होने के बाद। मैंने भाइयों, मैं आज आपसे अपील करना चाहता हूं, बापू की 1947 में कांग्रेस को भंग करने की जो मुराद थी, उनकी जो इच्छा थी, वह पूरी नहीं हो पाई थी। लेकिन इस बार के चुनाव में बापू की उस इच्छा को पूरी कर दो। आप मैं यही आपसे अपील कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने यह भी कहा था कि हम देश से गरीबी को मिटाना चाहते। पंडित जवाहरलाल नेहरू की भी सरकार रही है, फिर इंदिरा गांधी की भी सरकार रही, राजीव गांधी की भी सरकार रही, और तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार रही। मैंने भाइयों, कोई गरीबी के संकट से भारत को निजात नहीं दिला। लेकिन आज मैं नहीं कह रहा, नीति आयोग ने, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने यह कहा है, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कई सफाई काम किया है। 25 करोड़ लोगों को गरीबी के संकट से बाहर निकालने में किसी देश ने कामयाबी हासिल की है, उस देश का नाम है भारत। हम लोगों ने 25 करोड़ लोगों को संकट से बाहर निकाला। और यकीन रखना, और हाथ चढ़ाकर बात नहीं कर रहा हूं, 10 वर्ष के अंदर मेरे बहनों भाइयों, 10 वर्ष के अंदर
हिंदुस्तान की गरीबी समाप्त होकर रही और 10 वर्षों के बाद आप देखना भारत की क्या स्थिति बनती है और 2047 आते आते तो हमारा भारत यह विश्व की महाशक्ति बनेगा, विश्व की महाशक्ति बनेगा। ऐसा मेरा पक्का विश्वास। इसलिए मैं आप सभी लोगों से यहां पर अपील करने आए बहनों भाइयों, यह कांग्रेस के लोगों की फिर से देश को बांटने की जो साजिश चल रही है उसको किसी भी सूरत में कामयाब न हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उन्हीं के एक नेता जो कांग्रेस की सरकारों में उनके सलाहकार रहे, सैम पित्रोदा नाम है, विदेशों में रहने लगे हैं, वहां की बाहर कांग्रेस संगठन को चलाने का काम करते हैं। उस संगठन का नाम है इंडियन ओवरसीज कांग्रेस। जानते हैं उन्होंने क्या कहा? अमेरिका में, दुनिया के कई देशों में इस प्रकार की व्यवस्था है कि घर का मुखिया जब मर जाए, उसकी मृत्यु हो जाए, तो उसके पास जो संपत्ति है 100 पैसे की संपत्ति है, तो 100 पैसे में 55 पैसा यह सरकार के खजाने में जमा कर दिया जाना चाहिए और जो 45 पैसा बचेगा वो परिवार के लोगों को मिलेगा। आप लोगों को यह मंजूर है? आप लोग यह मंजूर है? यह कांग्रेस के लोग कहें। मेरे भाइयों, ये देश को कंगाल बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि हमारे देश की जनता अब राजनीतिक दृष्टि से काफी जागरूक हो चुकी है। अब देश की जनता को कोई दुनिया की ताकत प्रदान नहीं करता। आज मैं अपनी सारी कामयाबियों के लिए आपसे चर्चा कर रहा हूं, इसका मतलब यह नहीं है कि हमको कोई नाकामयाबी नहीं मिली। हम लोगों को नाकामयाबी भी मिली है और एक घटना की जानकारी आपको देना चाहता हूं। बहनों भाइयों, चंद्रमा तक पहुंचने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 2 तैयार किया। चंद्रयान 2 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड नहीं कर पाया, उसका लैंड। हमारे वैज्ञानिकों के आंखों में आंसू छलक पड़े। हमारे प्रधानमंत्री चटपट वैज्ञानिकों के पास पहुंचे और वैज्ञानिकों को गले से लगाकर कहा, चाहे जितना भी पैसा खर्च करो, आप चिंता मत करो, आगे प्रयत्न करो, हम चंद्रमा पर पहुंच कर रहेंगे, दुनिया से भी कोई ताकत नहीं होगी। चंद्रयान 2 का हमारा अभियान सफल नहीं होगा, हमें कामयाबी नहीं मिली। लेकिन जब वैज्ञानिकों की हौसला अफजाई हमारे प्रधानमंत्री ने की, वही वैज्ञानिकों ने 1-1.5 साल के अंदर एक तीसरा चंद्रयान 3 छोड़ा और वह चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचकर अपना लैंडर वहां उतारने में कामयाब हो गया। बहनों भाइयों, और चंद्रमा पर पहुंचने वाला दुनिया का यह भारत, हमारा और आपका देश, यह भारत, यह पहला देश है। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। ऐसी बहुत सारी हम लोगों की शानदार उपलब्धियां हैं बहनों भाई। भ्रष्टाचार बहुत बड़ा रोग है, मैं जानता हूं। भ्रष्टाचार कोई छोटा मोटा रोग नहीं। मैं यह दावा नहीं करता कि भ्रष्टाचार हमारी सरकार आएगी एकदम जड़ मूल से उखाड़ कर फेंके, लेकिन याद दिलाना चाहता हूं, राजीव गांधी जी ने एक बार भाषण देते हुए कहा था, मैं क्या करूं, 100 पैसा दिल्ली के बैंक से मैं भेजता हूं नीचे, वहां मुस्लिम लोगों के पास 14 पैसा पहुंच पाता है, 86 पैसा यह भ्रष्टाचार की भेंट चल जाता है। लाचार थे प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी, उस चुनौती को किसी ने स्वीकार किया, मेरे घर वालों, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वीकार। और आपने देखा जनधन खाता, 0 बैलेंस अकाउंट खोलने का फैसला हमारे प्रधानमंत्री ने लिया। और मैं सच बताऊं, सरकार बनी, मीटिंग प्रधानमंत्री ले गए, गृहमंत्री होने के नाते मैं भी बैठा हुआ। मैंने मोदी जी से पूछा, मोदी जी, यह 0 बैलेंस अकाउंट बिना पैसे के लोगों का खाता खोल दिया है, यह क्यों कर रहे हैं? कह रहा है ये मीटिंग समाप्त हो जाएगी तो मैं चर्चा करूंगा, इससे भारत में करिश्मा हो जाएगा। मैंने भाइयों, ईमानदारी की बात है, उस समय हमारी भी समझ में बात नहीं आई।
लेकिन आपने देखा लोगों के खाते पर जाने का परिणाम क्या हुआ? जनधन, आधार, अब मोबाइल, तीनों को मिलाकर हमारे प्रधानमंत्री ने ऐसे प्रवृत्ति तैयार कर दी, यानी दिल्ली से बैंक से 100 पैसा चलता है तो 100 का 100 पैसा आपकी जेब में पहुंचता है, 1 पैसा भी भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चले। और बहनों भाइयों, इसीलिए भ्रष्टाचार भाषण देकर समाप्त नहीं किया जाता। भ्रष्टाचार को यदि कम करना है, सिस्टम में बदलाव लाना पड़ेगा, व्यवस्था में बदलाव लाना पड़ेगा, तभी जाकर ये भ्रष्टाचार को कम किया जाता है। इसीलिए मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, अब हमारा देश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, आप सबका भरपूर समर्थन चाहिए। और अरविंद शर्मा जी का यहां तक प्रश्न है, अरविंद शर्मा जी कई बार आपके सांसद रह चुके हैं, कितनी बार हो गए? ये दूसरी बार 4 बार। अरे हम मैं चौथी बार लोकसभा लड़ रहा हूं, अब वो 4 बार रहेगी। अब आपको बच्चे कितने दिव्या जाती है। और बहनों भाइयों, मुझे पक्का विश्वास है कि अरविंद शर्मा जी जिस तरीके से आप सबकी समस्याओं को भारत की संसद में आवाज देते हैं, आपके दुख सुख के भागीदारी बनते हैं, वह निश्चित रूप से भारत की राजनीति में संसद की व्यवस्था का छक्का मारने में भी पूरी तरह से कामयाब होंगे, ऐसा लगता है। उनकी विनम्रता, शालीनता, उसका मुझे परिचय कराने की आवश्यकता नहीं है, आप सब अच्छी तरह जानते। इसलिए मैं आप सभी लोगों से यह अपील करने आया हूं कि अरविंद शर्मा जी का जो चुनाव चिन्ह कमल का फूल है, कमल के फूल का बटन दबाकर में भारी मतों से दिए गए। और एक बात हम लोग जब पहले कहते थे, आप लोग ये कहते थे कि जनता को रिझाने के लिए, जनता को खुश करने के लिए बीजेपी वाले लोग, हेलो, पहले हम लोग कहते थे लक्ष्मी जी घर में आती है तो हाथ चुराते हुए नहीं आते, तीर चलाते हुए नहीं आते। लक्ष्मी जी घर में आती है तो कमल के फूल पर ही बैठ गए। ये तो कोई विश्वास ही नहीं करते, लोग विश्वास ही नहीं करते। क्या कहने वाला आज देखा मेरे बहनों भाइयों, दुनिया के धनवान देशों में 2027 तक तीसरे स्थान पर बैठने जा रहा है हमारा भारत, बैठने जा रहा है, क्योंकि भारत में कमल पर विराजमान होकर लक्ष्मी जी का प्रवेश हो चुका है। भारत को विश्व का धनवान देश करने के लिए दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। मैं मान कर जाऊं कि आप अरविंद शर्मा जी को जिता देंगे, पक्का? पिछली बार कितने जीते थे? अगर देखिए पिछली बार को खबर कर दिया, पिछली बार केवल 7,500 जिताया था। 2 बार चलिए मान लिया, लेकिन याद रखिएगा, यहां पर प्राण जाए पर बचत न जाएगी। 2 लाख कह दिया आपको, अब उसके लिए आप लोगों को प्रयत्न करना होगा। और मेरे कहना वाले सुनो, एक बात और मेरी आंखों में सुनो, अगर शांत हो, एक बात और मेरी आप शांति से सुन लो। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, शर्मा जी से कहूंगा, शर्मा जी चुनाव हो जाने के बाद और विजय हासिल करने के बाद कभी 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल में कभी एक बार मुझे फिर से यहां बुलाना। और बहनों भाइयों, अरविंद शर्मा जी के जीतने के बाद, वह भी कम से कम 1.5 लाख 2 लाख मतों से जीतने के बाद, यदि मैं यहां पर आऊंगा अपना स्वागत कराने के लिए नहीं, नायक सिंह की शैली आएंगे तो अपना स्वागत कराने के लिए नहीं, यदि हम यहां आएंगे उनके विजय हासिल करने के बाद तो शीश झुकाकर आपका अभिनंदन करने के लिए आएंगे, आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आएंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर राजनाथ सिंह जी का, जिनका तो रोहतक से बीजेपी की विजय संकल्प रैली का आयोजन किया गया और इसी रैली में सभा को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संबोधित भी किया। देखिए, अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश, पूरे देश में बीजेपी के पक्ष में है माहौल, ये इस दौरान कहते हुए राजनाथ सिंह नजर आए। अमेठी से लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए राहुल गांधी, ये उन्होंने एक बड़ा कटाक्ष राहुल गांधी पर किया। तो बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक हम साझा कर रहे हैं।